वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज दुर्गानंद कुशवाहा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का अगला लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात किया था और थोड़ा सा हमने मैटर के बारे में जाना था, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने थे, जितना हम लोग क्लास 9th में पढ़ करके आए हुए थे। और आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जैक्ट मतलब समझ में आए और हमें ये पता चले कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके हम अपने एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास BaCl2 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अपने पास BaCl2 है और फिर अपने पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और ये दोनों रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बना रहा है, बैरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन है कि अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ BaCl2 है और यह 24.4 ग्राम 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो 46.6 ग्राम बैरियम सल्फेट बनता है और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई BaCl2 का क्या अमाउंट है। कहने का मतलब है कि अपने पास कुछ BaCl2 है, वो 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके 46.6 ग्राम बैरियम सल्फेट बना रहा है और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई BaCl2 कितना होगा, मतलब इस रिएक्शन में BaCl2 कितना लिया गया था। तो देखो, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम ये जानते हैं, पिछले दिन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि भाई BaCl2 का मास x है। ठीक है, या कुछ भी हम मान सकते हैं, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि इसका m मास है। ठीक है, BaCl2 इस रिएक्शन में m लिया गया था। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का माने तो क्या होगा, टोटल रिएक्टेंट का मास मतलब m प्लस 24.4 ग्राम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 46.6 ग्राम प्लस 24.4 ग्राम। देखो, यहां से इक्वेशन सॉल्व करो और m का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं और मतलब इससे ज्यादा अलग तरीके का क्वेश्चन इस नियम पे नहीं बनता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। आपको बोल देगा, मतलब आपको कभी कभी क्या करेगा, सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट का मास दे देगा और आपको ये बोलेगा कि भाई चेक करके बताओ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे, टोटल रिएक्टेंट के मास को जोड़ो, टोटल प्रोडक्ट के मास को जोड़ो, अगर बराबर आ गया तो वैलिड करता है, नहीं आया तो वैलिड नहीं करता है। ठीक है, और एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, आपको रिएक्टेंट में कुछ नहीं देगा, किसी एक रिएक्टेंट का मास नहीं देगा या प्रोडक्ट में मास नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, आपको कहेगा कि भाई जो अननोन है उसका वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर BaCl2 का मास अननोन था, हमको बोल रहा था उसका निकाल करके दिखाओ, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके निकाला। तो हमारा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग इज 4.4 ग्राम ऑफ CO2, मतलब अपने पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपने पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। हमसे पूछना है कि भाई तुम CaO का मास बता लो। तो देखो कितना आसान है, वही फंडा, हमको ये मालूम है, ये मालूम, ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसका मास m है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का टोटल मास 10 ग्राम, प्रोडक्ट का 4.4 ग्राम प्लस m, निकालो यहाँ से m का मान। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का किस तरीके से यूज करेंगे। और एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पिछले दिन हम लोग एक केस बात किए थे कि अगर मान लो कि पूरा का पूरा 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि अगर कुछ रेजिड्यू बच रहा है, तब तो आपको एक क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि भाई साहब कुछ रेजिड्यू बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ मास ऑफ रेजिड्यू जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये था हमारा
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कुछ न्यूमेरिकल्स, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो अगेन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। देखो जैसे मान लो कि अपने पास ये वाटर है, ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि वाटर में दो तरीके का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है, तो देखो 2 AMU, ठीक है, 2 AMU, और ऑक्सीजन का 16 AMU। आप क्या करो, इसके मास का रेशियो निकालो, तो मास का रेशियो कितना आएगा 1:8, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है 1:8, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी अगेन दो तरीके का एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे हम कार्बन का मास का बात करें तो 12 AMU, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के मास का बात करें तो 32 AMU। आप अगर इसके मास का रेशियो निकालो तो कितना होगा, ठीक है, 3:8, ठीक है, ये आएगा मास का रेशियो। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं वाटर को देखता हूँ या कार्बन डाइऑक्साइड को देखता हूँ, तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो वाटर है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 है। हाँ, तो इससे क्या होगा, इससे होगा यार कि देखो हमारे जो नियम है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमें ये बोलता है कि देखो अगर पानी में, अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 है ना, तो हमेशा 1:8 ही रहेगा, भले ही तुम पानी को कहीं से उठा करके लाओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि देखो अगर पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 है, तो वह हमेशा 1:8 ही रहेगा, भले ही तुम पानी को कहीं से उठा करके लाओ। तुम पानी समुद्र में का पानी ले लो, पाकिस्तान से पानी लाओ, अफगानिस्तान से ले आओ, नदी में का लाओ, नाला में का लाओ, तुम लैब में पानी बना लो, तुम कहीं से लाओ भाई पानी, तुम पानी को कहीं से ला लो, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी लाओ, या तो आप इन्वायरमेंट, आप एटमॉस्फेयर में का कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, या आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, या आप कार्बन को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से भी उठा करके लाओ, वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:1 होगा। याद रखिएगा ये मास का रेशियो है। तो मास का रेशियो होने का क्या मतलब है, देखो जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर वाटर में, अगर पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये बात याद रखिएगा। तो हमारा रेशियो का ये मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा बाय मास, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लो कि अपने को पूछेगा कि भाई पानी है, अगर इसमें हाइड्रोजन 5 ग्राम है तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा। तो देखो रेशियो, अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम रहता तो ऑक्सीजन 8 ग्राम रहता, तो अगर ये 5 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 40 ग्राम, 40 ग्राम होगा, ठीक है। तो आप ये रेशियो का मतलब समझो। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि चलो भाई ये नियम तो समझ में आया, ये नियम क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा डेफिनेट होता है, भले ही उस कंपाउंड को आप कहीं से भी बना करके लाओ, मतलब सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मास रेशियो में। अब हम लोग कैसे इसका जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला फंडा यूज करेंगे। तो देखो आपको बोलेगा क्या, आपको एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको कहेगा देखो भाई मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपको 2 एक्सपेरिमेंट देगा, कहेगा मैं पहले एक्सपेरिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा हूँ और मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा हूँ। तुम हमको ये बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वैलिड करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ ये हम कैसे बनाएंगे, देखो करेंगे क्या, जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लो, ओके। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी CO2 बना, तो CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो। अगर दोनों एक्सपेरिमेंट में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है, अगर नहीं आया तो वैलिड नहीं है। हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही तो कहता है कि भाई तुम किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यही हमारा नियम कर रहा था। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल का बात करते हैं, तो ठीक है। तो देख लो ये अगला न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने पास एक क्वेश्चन है
और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देखो मेटालिक कॉपर है अपने पास, ठीक है, मतलब अपने पास कॉपर है, इसको हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया। जब हमने ऐसा, और कितना कॉपर है, 2.16 ग्राम, ठीक है, 2.16 ग्राम कॉपर है, और इसके साथ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दिए, और नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70 ग्राम इन अनदर एक्सपेरिमेंट। और यहां पे हुआ क्या, CuO बना, और इसका मास कितना है, 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम है। और फिर हमारा ये है पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और फिर अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि अब कॉपर ऑक्साइड है अपने पास, यानी कि CuO है, कितना कॉपर ऑक्साइड है, 1.15 ग्राम, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है। और जब इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं, जब इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो 0.92 ग्राम कॉपर बनता है, 0.92 ग्राम कॉपर बनता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई तुम हमको ये बताओ कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। तो मैंने बताया ना अभी कैसे हमको पता चलेगा, देखो यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो, और यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो। अगर दोनों जगह कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। चलो निकालते हैं। देखो कॉपर और ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो मतलब रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हमको कॉपर का मास तो मालूम है 2.16, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन का मास चाहिए, तो देखो अगर कॉपर ऑक्साइड का 2.7 है और कॉपर का 2.16 है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, घटा लो, 2.7 में से 2.16 घटा लो, कितना आएगा 0.54, ठीक है। मतलब ये आ गया 0.54 आ जाएगा। तो ये आया हमारा यहाँ पे रेशियो। वही काम हमको यहाँ पे करना है। देखो कॉपर का मास कितना है, 0.92 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो बनेगा, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, घटा लो इसमें से 1.15 ग्राम में से 0.92 ग्राम, मतलब 0.92 ग्राम घटा लो, ठीक है, तो कितना आएगा 0.23। अब यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। आप इस दोनों को कैलकुलेट करो, देखो आपको सेम आंसर मिलेगा। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों ये एक्सपेरिमेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। आई थिंक जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4:1 आएगा, इसका भी 4:1 आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग 2 नियम पे बात करेंगे, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में।